हेलो दोस्तों, आज अपन कंप्यूटर विषय पर चर्चा करेंगे। उसको एक एमसीक्यू के फॉर्म में पढ़ेंगे, क्योंकि अब समय कम रहा है एग्ज़ाम को देखते हुए। तो अपन डायरेक्ट चर्चा करते हैं, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, तो इसमें अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इनपुट डिवाइस नहीं है। ये पूछना चाह रहा है कि इनपुट डिवाइस नहीं है, मतलब आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा विकल्प आउटपुट डिवाइस है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस में क्या डिफरेंस होता है। इनपुट डिवाइस, अपन एक सीधा सा बात सोचें कि इनपुट, इनका मतलब जब कोई डेटा कंप्यूटर के अंदर जाता है, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, इनपुट। अब वो चाहे कोई सूचना हो, डेटा हो, किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन हो, वो जब जाती है, अब जाएगी किसके माध्यम से, तो उन सभी जो माध्यम होते हैं, उन डिवाइसेस को क्या कहा जाता है, इनपुट डिवाइस कहा जाता है। जैसे अपन बात करें, कीबोर्ड है, कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि कीबोर्ड से आप जैसे ही कुछ टाइप करते हो तो अंदर जाता है। तो क्या हो गया, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया। और बात करें, आप जैसे माउस को यूज करते हो, तो माउस में क्या होता है, माउस में जैसे आप कर्सर को मूव करते, जहां भी क्लिक करते हो, क्लिक करते क्या होता है, डेटा अंदर जाता है। तो अंदर जाना मतलब इनपुट। ठीक है, और अपन बात करें क्या क्या हो सकता है, जैसे आपने देखा है एग्जाम में जो आप OMR सीट होती है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, उसमें भी क्या होते हैं, जो मार्क्स होते हैं उनको क्या करता है, मशीन कैप्चर करती है और अंदर लेके जाती है। तो अंदर जाना मतलब जहां भी किसी भी प्रकार की सूचना जब कंप्यूटर में प्रवेश करेगी तो वो सारे इनपुट होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एक आउटपुट डिवाइस होते हैं, जिनसे आपको सूचना मतलब परिणाम के रूप में आपको बाहर दिखती है। ठीक है, उन सबको अपन आउटपुट डिवाइस के रूप में कहते हैं। जैसे अपन देखते हैं मॉनिटर होता है, मॉनिटर जो उसको अपन देखते हैं, मॉनिटर को, जैसे मॉनिटर होता है, जैसे मॉनिटर है, तो मॉनिटर पे क्या होता है, आपको स्क्रीन पे बाहर सूचना दिखती है, तो वो एक तरह से आउटपुट। और अपन बात करें आउटपुट में, जैसे प्रिंटर होता है, कोई भी सॉफ्ट कॉपी है उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना है, तो प्रिंटर का काम होता है। जैसे ही आपने मान लो कोई PDF है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा, वो प्रिंटर के माध्यम से बाहर निकल जाता है, तो वो क्या हो गए, प्रिंटर भी आउटपुट हो गया। ठीक है, उसके बाद में और अपन बात करें, जैसे प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर जब मतलब एक साथ, कौन सा, जैसे प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर क्या करता है, आपने देखा है जब बहुत सारे लोगों को एक जगह जैसे कोई मूवी दिखानी है या कोई वीडियो दिखाना है या कोई PPT प्रेजेंट करनी है, तो उस समय प्रोजेक्टर लगाया जाता है। तो वो क्या करता है, एक सामने वाइट स्क्रीन होती है, उस पर उसको क्या करा, प्रोजेक्ट करता है, और आपको सारी चीज़ें बड़ी बड़ी दिखने लग जाती है। ठीक है, तो सारे लोग एक साथ देख देते हैं। आजकल तो अपन ने देखा है, कोचिंग संस्थान होती है, क्लास नीचे चलती रहती है, ऊपर भी बच्चे बैठे रहते हैं, उनको भी दिखता है। तो वो किसके माध्यम से दिखता है, प्रोजेक्टर, मतलब बाहर दिख रहा है, बाहर आ रहा है। जहाँ भी बाहर आता है तो वो आउटपुट होता है, जब सूचना अंदर जाती है इनपुट होता है, और प्रोसेस होता है वो CPU होता है, CPU के अंदर प्रोसेस होता है। तो ये हो गए जैसे एक तरह से ये आउटपुट हो गए, आउटपुट डिवाइस हो गए। और इसी में एक और आता है, प्लॉटर। ठीक है, प्लॉटर का मुख्य रूप से क्या काम होता है, प्लॉटर एक तरह से प्रिंटर होता है ना, उसका एक बड़ा रूप होता है प्लॉटर। ठीक है, बड़ा होता है, प्रिंटिंग मशीन ऐसा होता है एक तरह से बड़ा, इस फॉर्मेशन में होता है बड़ा। तो उसमें क्या होता है, जैसे रोल्स होते हैं बड़े बड़े, जैसे आपने मान लो कोई आपका कोई बिल्डिंग प्लान है, आपका कोई बिल्डिंग प्लान है, जैसे आप कोई नई बिल्डिंग बना रहे हो, या कोई बहुत बड़ी कलाकृति आपको प्रिंट निकालनी है, तो वो इसके माध्यम से निकलती है। कोई कलाकृति है मान लो, वो इस प्लॉटर के माध्यम से, जैसे एक सीट होती है बड़ी सारी, वो पूरा रोटेट करके उसको बाहर निकाल देती है, ये प्लॉटर होता है। ठीक है, तो याद रखना, मतलब बाहर निकाल रहा है, तो ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो अपन बात करते हैं जो ऑप्शन जो मेंशन है, OMR। OMR क्या होता है, नहीं होता, इनपुट डिवाइस होता है। OMR मैंने बताया, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, याद कर लेना, फुल फॉर्म पूछते हैं OMR। क्या होती है OMR की फुल फॉर्म, ये पूछा जाता है, ये होती है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन।
एक चीज और आप ध्यान रखना, चाहे OMR हो, चाहे OCR हो, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन हो, चाहे MICR हो, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, लास्ट में हमेशा रिकॉग्निशन होता है, रीडर वीडर नहीं होता। आप याद रख लेना, क्योंकि बच्चा इसी चीज में अपन कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम सेंटर में। ये नहीं होना है, रिकॉग्निशन होता है। तो क्या हो गया, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। काम क्या करता है, आप जब OMR सीट भरते हो तो वो मार्क होते हैं, डॉट 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 होते हैं, उन मार्क को क्या करता है, कैप्चर करता है, मतलब अंदर जाती है डेटा, सूचना। तो वो क्या हो गया, इनपुट। इससे पूछा है आउटपुट। एक ट्रैक बॉल होती है। ट्रैक बॉल क्या होती है, जो माउस है ना, जैसे ये आपका माउस है, ठीक है, तो उसमें एक नीचे की तरफ ये होती है ट्रैक बॉल, ठीक है, जो मूव करती है कर्सर को, मतलब क्या कर रही है, इनपुट का काम कर रही है। तो ये भी इनपुट डिवाइस है। फिर आता है बारकोड रीडर। आप जब बड़े बड़े रिटेल स्टोर, स्मार्ट स्टोर होते हैं, वहां जाते हो, तो वो क्या करते हैं, आपके प्रोडक्ट होता है, जो भी आपने कोई सामान लिए, मान लो आपने कोई चॉकलेट ली है, तो उस पर आपने देखा होगा इस तरह से लाइंस होती है, ठीक है, तो वो क्या होती है, बारकोड होती है। उसके हाथ में होता है बारकोड रीडर। वो जैसे उस लाइन पे लेके जाता है, तो वो क्या करती है, उस बारकोड को क्या कहते हैं, अंदर लेता है, कोड्स को अंदर लेता है। तो अंदर जाना मतलब इनपुट। तो ये भी क्या है, बारकोड रीडर भी इनपुट डिवाइस, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्लॉटर। प्लॉटर मैंने आपको भी बताया था, ये क्या करता है, बड़ी बड़ी कलाकृतियों को प्रिंट करता है बाहर की तरफ। कोई बिल्डिंग प्लान है, उसको प्रिंट करना है, या कोई एक साथ विभिन्न प्रकार की जैसे रेखाएं, लाइन वाइज है, उनको जैसे उनको प्रिंट करना हो, तो भी ये प्लॉटर का काम होता है, ठीक है। तो ये प्लॉटर क्या हो गया, इसमें ऑप्शन राइट। तो ये हो गया आपको आउटपुट डिवाइस। तो यही इसने पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिडी। मिडी का फुल फॉर्म बताइए। मिडी बेसिकली होता क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। इससे नाम से पता चल रहा है कि जो भी आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है ना, जो आजकल आपने देखा होगा घरों पे छोटे छोटे म्यूजिक स्टूडियो बनाए हुए होते हैं, तो वो क्या करते हैं, सारे जो वाद्य यंत्र है ना, उनको डिजिटली जोड़ा जाता है। तो वो काम होता है मिडी का, ठीक है। तो क्या काम होता है, जैसे मान लो ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, ये आपके कीबोर्ड्स हैं, ठीक है, ये मान लो ये कोई अलग है, ये कोई अलग प्रकार का स्पीकर लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ कोई अलग माइक लगे हुए हैं, ठीक है। जब इन सबको डिजिटली जोड़ा जाता है ना, तो ये काम किसका होता है, मिडी का होता है। तो ये याद कर लेना, 100% पूछा जा सकता है, पिछली बार भी पूछा गया है। तो मिडी की फुल फॉर्म म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ये होती है, इंटरफेस ये होती है। तो याद कर लेना, क्या करना है मिडी का काम, मिडी मतलब डांस वांस करना है। तो कैसे मिडी कैसे होगा, जब मिडी मतलब म्यूजिकल, जैसे आपको पता है पहले आपकी जैसे VLC वगैरह चलाते तो मिडी की फॉर्मेट में आता था, ठीक है। तो वो सब चीजें तो आप याद कर लेना। M का मतलब म्यूजिकल, ठीक है, म्यूजिकल। I का मतलब इंस्ट्रूमेंट, मतलब वाद्य यंत्र। डिजिटल इंटरफेस, ठीक है। तो ये हो गया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, बाकी नहीं इंस्ट्रक्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस का उपयोग, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर आधारित खेलों में किया जाता है। तो आपको पता है, आप कहीं कोई बड़े बड़े मॉल्स में गए तो वहाँ क्या होता है, बड़े बड़े प्ले स्टोर्स होते हैं, या आपने मूवीज़ में देखा होगा, कई मूवीज़ में जैसे कई हीरो वगैरह ऐसे खेलते रहते हैं, कई बाइक पे बैठ जाते हैं और आगे बड़ी स्क्रीन होती है तो वो चलती रहती है, या कई बार ऐसे लड़ाइयाँ करते हैं तो वो एक जॉयस्टिक टाइप में होती है, तो उसको मूव करते हैं, ठीक है। तो वो जॉयस्टिक होती है बेसिकली। तो खेलों के लिए किसका प्रयोग करते हैं, जॉयस्टिक्स का करते हैं, ठीक है। मिडी आपको बताए वाद्य यंत्रों में होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। OCR होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर। R मैंने बताया था हमेशा रिकॉग्निशन हो जाएगा, तो ये भूल आप मतलब परमानेंटली मान लो कि बोले R आते ही तो मेरा रिकॉग्निशन हो जाएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। तो ये भी नहीं है। ये क्या करता है, इसके बारे में बताता हूँ आपको। ये होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये बेसिकली क्या करता है OCR, जैसे आप कोई भी, जैसे आपने कोई हाथों से, मैंने जैसे मान लो कुछ भी लिख दिया इधर, कल परीक्षा है, मान लो ये लिखा, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो OCR होता है ना,
ये इन कैरेक्टर को क्या करता है, कैप्चर कर लेता है, ये अंदर की तरफ ले लेता है। अंदर लेना मतलब इनपुट डिवाइस हुआ, ठीक है। तो ये क्या करता है, इस चीज़ को कैप्चर कर लेता है। तो ये इसका काम होता है। ये चाहे आपका कोई प्रिंट की फॉर्म में हो, कुछ भी हो, जैसे आपने कभी गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करा होगा, तो आप जैसे मोबाइल को जैसे उस पर लेके जाते हो ना, जैसे कुछ भी लिखा हुआ है, वो क्या करेगा, उसको कैप्चर कर लेगा, वो अपने कंप्यूटर में, अपने जो मोबाइल है उसके अंदर ले जाएगा। तो ये काम होता है इसका बेसिकली। नाम से पता चल रहा है, कैरेक्टर, जो भी शब्द हैं उनको रिकॉग्नाइज करना। जैसे वो मार्क को करता था, ये कैरेक्टर्स को करता है। जैसे आपने हाथों से लिखे, कुछ भी लिखे, तो ये OCR होता है। उसके बाद में स्पीच रिकग्निशन डिवाइस, जो मैं अभी बोल रहा हूँ, तो उसको कैप्चर करने के लिए होती है स्पीच रिकग्निशन डिवाइस, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, तो ये आ जाएगा आपके जॉयस्टिक, ठीक है। उसके बाद बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पॉइंट इन डिवाइस नहीं है, ठीक है। तो आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि पॉइंट इन डिवाइस होता क्या है, ठीक है। पॉइंट इन डिवाइस में बता दूं, जब आपने देखा है कंप्यूटर यूज करा है, तो एक माउस जब आप मूव करते हो तो वो कर्सर होता है ना, ये कर्सर है, ठीक है। वह सभी जो कंप्यूटर से जुड़े डिवाइस, उनसे क्या हो, कर्सर का मूवमेंट होता है, उन्हें पॉइंट इन कहते हैं। मतलब कर्सर पे क्या ये पॉइंट है, जब इसका मूवमेंट होगा ना, ठीक है, जिस भी डिवाइस से, तो उनको क्या कहते हैं, पॉइंट इन डिवाइस कहते हैं, ठीक है। अब बात करें कौन कौन से आ गए, ये जैसे आपका माउस है, माउस से होता है, ठीक है, होता है साहब। और माउस के नीचे जैसे ट्रैक बॉल लगी होती है, उससे भी होता है। उसके बाद में और अपन बात करें तो जैसे आपको मैंने बताया, जो गेम खेलते हैं वहां जॉयस्टिक्स होती है, ठीक है। तो ये कुछ मेन आपकी क्या हो गए, माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक्स हो गया, ये सारे क्या हो गए, मेनली आपके पॉइंट इन डिवाइस हो गए, ठीक है। उसके अलावा जैसे लाइट पेन है, ये भी एक तरह से पॉइंट इन डिवाइस है, ये भी तो इसको पॉइंट कर रहे हैं, तो ये लाइट पेन आ गया। या कोई टच पैड आ गया, ठीक है। ये बेसिकली क्या हो गए, ये पॉइंट इन, मतलब ये समझ में ये चीज आनी चाहिए आपको मेनली होता क्या है पॉइंट इन डिवाइस, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कौन सा नहीं है। अभी मैंने बोला माउस से मूव होता है, तो ये पॉइंट इन डिवाइस है। ट्रैक बॉल होता है, जॉयस्टिक मैंने बताया जब उसको मूव करते हैं गेम खेलने के लिए बेसिकली, तो ये भी होता है। और ये आ जाता है फिर कौन सा, मिडी आपको बताइए, तो वाद्य यंत्रों को डिजिटली जोड़ने के लिए काम आता है। तो ये ऑप्शन क्या है, राइट है, ये पॉइंट इन डिवाइस नहीं है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में पूछ रहा है MICR की फुल फॉर्म। MICR क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर। आर बताओ, आर का मतलब आप बताओ। मैंने बोला आर का मतलब आते क्या रहेगा, रिकॉग्निशन रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब होता क्या है बेसिकली, आपने देखा है जब कोई चेक होता है ना, चेक में एक तरफ तो चेक नंबर होते हैं, इसके पास में एक डॉट और ये होता है MICR कोड, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। याद रख लेना क्या होती है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेट के रूप में, इंक शाई के रूप में, कैरेक्टर को रिकॉग्निशन करना, ठीक है। ये क्या करेगा, आपके चेक में जो भी कैरेक्टर मेंशन है ना, उसको कैप्चर करेगा। अब बैंक में ऐसे तो है नहीं कि हर चेक का ऐसे पता लगाया जाए, तो वो क्या करते हैं, इस MICR कोड से पता लगा लेते हैं कि बोले किसके नाम से है, क्या है। तो इससे ये बेसिकली इसलिए काम में आती है। तो ये कहाँ सेक्टर में काम आती है, आपके बैंकिंग सेक्टर में। बैंकिंग में भी जो चेक भुगतान वगैरह करते हैं ना, चेक होते हैं, उनको पहचान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है MICR का। तो आप तो याद कर लो, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये हो गया। निम्न में से कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, तो आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर में जो CPU वाला पार्ट है, उसमें क्या होते हैं, स्टोरेज डिवाइस होते हैं।
एक तो होता है प्राइमरी स्टोरेज, एक होता है सेकेंडरी स्टोरेज। तो आपको मैं एक नॉर्मल वे में समझाऊं, प्राइमरी मतलब होता है जैसे आपके घर में है, ठीक है। प्राइमरी मतलब जो पहले से है वहाँ, जो मुख्य रूप से जुड़े रहते हैं हमेशा, ठीक है, उनको बाहर से नहीं जोड़ा जाता, वो हमेशा रहते हैं, ठीक है, तो उनको प्राइमरी कहा जाता है, ठीक है। जैसे आपके घर में आपके माता पिता है, भाई बहन है, तो वो सब है प्राइमरी। स्टोरेज जब कोई गेस्ट बाहर से आ जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, सेकेंडरी। उसी तरह से अपन कंप्यूटर में बात करें ना, तो मतलब जो प्राइमरी जो पहले से है, मतलब जो बहुत आवश्यक है, जिसके बिना कंप्यूटर चलेगा नहीं, ठीक है, तो उनमें आते हैं, मतलब उनको अपन क्या कहते हैं, प्राथमिक कहते हैं, प्राथमिक स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज। तो इनमें कौन कौन से आ जाते हैं, आपके रैम आ जाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो डेटा को एक्सेस करने के लिए काम में आती है। एक आ जाती है रीड ओनली मेमोरी, जिसमें डेटा रीड होता है। उसके अलावा आपकी कैश मेमोरी आ जाती है, तो एक तरह से सेमीकंडक्टर के रूप में होती है। ये क्या करती है, स्पीड को बढ़ाती है डेटा एक्सेस की, ये इसीलिए कैश होती है। बाकी बेसिकली होता है कि जो रैम और कैश है ना, ये दोनों वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जैसे ही कंप्यूटर बंद गायब, ठीक है, कंप्यूटर चालू रहेगा जब तक ये रहेगी, जैसे कंप्यूटर जैसे ही ऑफ हुआ, मतलब स्विच ऑफ हुआ उस कंप्यूटर का, ये यहाँ इस मेमोरी बिल्कुल खाली हो जाती है, ठीक है। रोम में इसमें स्टोर रहता है डेटा, ठीक है। तो ये वोलेटाइल होती है, एक तरह से नॉन वोलेटाइल होती है, ठीक है। ये तो हो गई प्राथमिक। द्वितीयक मैंने बताया जिनको बाहर से जोड़ा जाता है, ठीक है। कौन सी, जो सेकेंडरी है, कौन सी, जिन्हें बाहर से जोड़ा जाता है, सेकेंडरी। बाहर से क्या जोड़ते हो आप, जैसे कई बार आपने देखा पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव बाहर से जोड़ते हो तो वो सेकेंडरी हो गया, पेन ड्राइव हो गया। और क्या जोड़ते हो, जैसे आपने देखा फ्लॉपी डिस्क है, उसको बाहर से जोड़ा जाता है। उसके अलावा और अपन बात करें और क्या क्या चीजें, और अपन बात करें जैसे सीडी है, आपके कॉम्पैक्ट डिस्क है, जैसे डीवीडी आती है, ठीक है, आपकी हार्ड डिस्क आती है, इसको बाहर से तो जोड़ते हो। जैसे बोलते हैं मैं तो 1 टीबी की हार्ड डिस्क है, तो बाहर से तो जोड़ा जाता है उसको बेसिकली कई बार। तो वो क्या सारी चीजें क्या होगी, सेकेंडरी, जिनको बाहर से जोड़ा जाता है। प्राइमरी स्टोरेज जो परमानेंटली अंदर स्टोर रहती है, उनको क्या कह देंगे, प्राइमरी स्टोरेज कहा जाएगा। तो ये आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। आपका 100% क्वेश्चन आएगा, 100% इस चीज से आप माइंड में रख लो। तो आप रटो मत, समझो चीजों को, ठीक है। आपको मैंने बताया रैम हो गया, रोम हो गया, कैश मेमोरी हो गया, ये सारी क्या हो गए, प्राइमरी स्टोरेज। तो ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन गलत। लास्ट क्या बचा, हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क क्या होगी, सेकेंडरी स्टोरेज। मैंने बताया हार्ड डिस्क को बाहर से जोड़ा जाता है। तो ये आपका, ये देख लो एक बार, ये याद कर लेना ये भी। उसके अलावा ये चल ही रही है, तो बाद में आपको एक चीज और बता दूं, सीपीयू में बेसिकली क्या होता है, जो मेमोरीज होता है ना, उसका एक डिवाइडेशन होता है। क्या कि जैसे मान लो ये है, ठीक है, इनमें क्या होती है, क्षमता के आधार पर, स्टोरेज के आधार पर सबसे ऊपर होता है रजिस्टर, ठीक है। फिर आपकी आती है कैश मेमोरी, फिर आपकी आती है रैम, रोम, और सबसे लास्ट हार्ड डिस्क। कौन कौन सी आती है आपके, हार्ड रजिस्टर आता है। रजिस्टर क्या होता है, सबसे कम मिनिमम स्टोरेज होती है। ये क्या होती है, मिनिमम स्टोरेज, मतलब सबसे कम डेटा इसमें स्टोर होता है, क्षमता इसकी सबसे कम होती है। जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे ना आगे, ये क्या होती है, क्षमताएं बढ़ती जाएगी। मतलब इसकी मान लो जैसे 1 MB है, तो इसकी 50 MB हो जाएगी, इसकी 1 GB हो जाएगी, इसकी मान लो 12 GB तक हो जाएगी, इसकी मान लो TB में हो जाएगी। तो ये इस तरह से एक क्रम होता है, पूछा जाता है आपके स्टोरेज के आधार पर बताओ। तो सबसे पहले क्या आता है, रजिस्टर, फिर कैश मेमोरी, फिर रैम, फिर रोम, और सबसे लास्ट में क्या है, हार्ड डिस्क। मतलब सबसे मैक्सिमम कौन सी है, मैक्सिमम हार्ड डिस्क। ये याद कर लेना, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, ठीक है।
तो आपको पता चल गया सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ये तो आपको पहले आंसर हो गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शॉपिंग मॉल एवं डिपार्टमेंटल स्टोर में बिलिंग के लिए किस प्रकार के इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो मैंने आपको बताया था किसका किया जाता है, बार कोड रीडर होता है, हो गया। बाकी OCR मैंने पहले ही बता दिया, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये कैरेक्टर को हाथों से लिखे उनको करता है। ट्रैक बॉल आपको बता दिया माउस के नीचे होता है। टच पैड है जो लैपटॉप होते हैं ना उनके साइड में होता है, ठीक है, ये टच पैड। तो ये सारे क्या हो गए, वैसे बेसिकली तीनों क्या है आपके पॉइंट इन डिवाइस है, ठीक है, पॉइंट इन। पिछली बार पूछा है तो इस बार भी 100% ये पूछे जाने के चांसेस है, पॉइंट इन डिवाइस कौन कौन से, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, OMR मैंने बता दिया कि ऑप्टिकल मार्क, R का मतलब आपको क्या याद रखना है, रिकॉग्निशन। क्या याद रखना है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। मैंने कहा था रीडर फीडर मत कर लेना आप, R का मतलब रिकॉग्निशन। चाहे OCR हो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन हो जाएगा, चाहे MICR मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन हो जाएगा, ठीक है। ऐसी कौन सी इनपुट डिवाइस है जो एनकोडेड फॉर्म में इमेज, टाइप, प्रिंटेड और हस्तलिखित टेम्पर को इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण करती है? मैंने बताया था हाथों से लिखे हुए कोई कैरेक्टर है, कोई आपकी एनकोडेड इमेज है, या कोई और तरह का कोई टाइप करा है, उसको निकालने के लिए किसका काम होगा, बताओ क्या है, बताओ क्या आएगा, बताया था मैंने, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। एक तरह का क्या है, इनपुट डिवाइस है OCR, ये हो गया। बार कोड रीडर नहीं है, OMR नहीं है, OMR क्योंकि मार्क को रीड करती है। MICR ये आपके मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। उसके बाद में OCR की फुल फॉर्म 7-8 बार बता दिया, अभी में बताओ आप, एग्जाम नजदीक है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, फिर है कि फैक्स मशीन किस प्रकार का डिवाइस है? आपको पता है फैक्स मशीन में क्या होता है, फैक्स में क्या होता है, आप कई बार आपने जैसे मूवीज में देखा है, कई बार बोलते हैं तेरा फैक्स मशीन ऑन कर, अभी मैं कुछ भेजता हूँ। तो वो क्या होता है, वो कुछ भी टाइप करते हैं वहाँ से, और वो फैक्स मशीन क्या करती है, उसके पास आ जाता है, वो कोई भी फाइल है वो बाहर आ जाती है प्रिंट होकर, ठीक है। उसी तरह से कई बार है ना, इधर से भी फैक्स से क्या होता है, उधर भी भेजा जा सकता है, ठीक है। तो मतलब क्या काम कर रही है फैक्स मशीन, डेटा को भेज भी रही है और डेटा को बाहर भी निकाल रही है। तो मतलब भेज रही है तो वो तो इनपुट डिवाइस के रूप में, और निकाल रही है तो क्या कर रही है, आउटपुट डिवाइस के रूप में। क्योंकि वहाँ अपन ने देखा है जैसे नंबर टाइप करते हैं कुछ, तो वो सीधा फैक्स वहाँ पहुँच जाता है आगे जहाँ भी फैक्स मशीन दूसरी लगी है। कई बार वहाँ से ऑन करा तो यहाँ आ जाता है। तो ये दोनों तरह का काम कर रहा है, तो दोनों तरह का काम कर रही है, मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों तरह की डिवाइस है। फिर आ जाता है एक क्षेत्र विशेष पर बहुत सारे लोगों को एक साथ कंप्यूटर आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए किस प्रकार की डिवाइस का प्रयोग किया? मैंने बताया था कि बहुत सारे लोगों को मूवी दिखानी है, ठीक है, तो आपको पता है किस चीज का हो जाता है, प्रोजेक्टर लगा होता है, ठीक है, यही होता है प्रोजेक्टर। बाकी प्लॉटर आपको पता है ये आउटपुट की डिवाइस के रूप में प्रिंट करता है, बिल्डिंग प्लान है उन सबको, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, LCD में किस प्रकार के ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है? LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। ये भी एक फुल फॉर्म याद कर लो इसकी, क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। पहले आपको पता है बड़े बड़े चलते थे, आजकल फ्लैट स्क्रीन आने लग गई, क्योंकि उसके पीछे क्या होता है, बेसिकली ये TFT लगी रहती है ट्रांजिस्टर, ठीक है। पहले बड़े बड़े एनकोडेड होते थे, उनकी बजाय अब क्या होने लग गया, TFT लगने लग गई। TFT क्या होती है, ये एक तरह का थिन, फुल फॉर्म याद कर लो इसकी, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो एक क्वेश्चन और बन रहा है कि ट्रांजिस्टर का प्रयोग है ना कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में होने लगा, बताओ। सेकंड, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में तो होते थे। ट्रांजिस्टर क्या होते थे, एक तरह के स्विचिंग डिवाइस होते थे,
जो कंप्यूटर के अंदर बिजली सप्लाई करने के लिए ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था उस वक्त। और सबसे पहले होता था वैक्यूम ट्यूब का, जो आकार में बड़ी होती थी, फिर आकार छोटा हुआ, ट्रांजिस्टर आए, ट्रांजिस्टर के बाद सेकंड पीढ़ी में ट्रांजिस्टर आ गए, तीसरी पीढ़ी में गए तो आपके इंटीग्रेटेड सर्किट आ गए, जो सिलिकॉन की बनी होती थी इंटीग्रेटेड सर्किट, वो आ गई। उसके बाद में अपन और आए चौथी पीढ़ी के अंदर, और छोटे छोटे हुए, तो उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर हो गए, बहुत सारी आईसीज को जोड़ के चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर आने लग गए, ठीक है। उसी समय VLSI आ गए, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आने लग गई। और जैसे पांचवी पीढ़ी में आए ना तो ULSI आ गई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार पूछा जा सकता है। पिछली बार नहीं पूछा कि वैक्यूम ट्यूब कौन सी पीढ़ी में था, ट्रांजिस्टर कौन सी पीढ़ी में था, तो आप इस बार याद कर लेना, इस बार पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि युद्ध है ना केवल एक आधे नंबर का होता है, परिणाम आता है कहते हैं साहब मेरिट में रह गए, अरे वो पल ही तो होता है, उसी को तो आपको क्रैक करना है, वो इन सब चीज़ों से भरेगा, ठीक है ना। तो ये है आपका, ठीक। तो क्या क्या मैंने बताया, पहली पीढ़ी में क्या थे, फर्स्ट पीढ़ी में स्विचिंग डिवाइस के रूप में क्या थे आपके वैक्यूम ट्यूब, वह वॉल्व होती थी, उनका प्रयोग होता था। सेकंड में क्या आ गई थी आपकी, मैंने बताया ट्रांजिस्टर आ गए। थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या आ गए थे, इंटीग्रेटेड सर्किट आ गए। और फोर्थ में क्या आ गए आपके माइक्रो प्रोसेसर आ गए। और फिफ्थ में क्या आ गए, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आ गया। और माइक्रो प्रोसेसर के साथ ही इसी समय VLSI भी आया था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये सारी चीजें आप याद कर लेना, ठीक है। ट्रांजिस्टर नाम आए जब मैंने बता दिया। तो LCD में कौन सा ट्रांजिस्टर होता है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर लगा होता है, ठीक है, ये आप याद कर लेना। उसके बाद में LCD की फुल फॉर्म मैंने अभी बताया क्या होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में संग्रहित सॉफ्ट कॉपी डेटा को हार्ड कॉपी में परिवर्तन करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। सॉफ्ट मतलब जो कंप्यूटर में लिखा हुआ है, मतलब पढ़ा है, जो फाइल के रूप में पढ़ा है, PDF के रूप में पढ़ा है, उसको आपको बाहर निकालना है, उसका प्रिंट निकालना है, जब तो हार्ड होगा। हार्ड मतलब जैसे कोई भी पन्ना है, मान लो ये पन्ना है तो ये हार्ड कॉपी है। अब ये क्या है, सॉफ्ट कॉपी है जो लिखा हुआ है। ये हार्ड कॉपी क्या है, पन्ना है। पन्ना जो है वो क्या है, हार्ड कॉपी है। तो इस सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने वाली डिवाइस क्या हो जाएगी, प्रिंटर। स्कैनर क्या करता है, स्कैनर क्या करता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में, आप जैसे कोई भी स्कैनर मशीन के ऊपर जब रखते हो, जैसे कोई फोटो कॉपी कराने जाते हो, तो वो भी एक तरह से स्कैनर की तरह काम करती है वो मशीन। आपने कुछ डाला तो वो अंदर से क्या करती है, स्कैन करती है और बाहर उसको निकाल देती है। तो वो भी क्या हो गई आपकी, स्कैनर क्या हो गई, स्कैनर उल्टा काम करती है, ये हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलती है। ये भी पिछली बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा डिवाइस हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है, वो तो होता है स्कैनर। और जो सॉफ्ट को हार्ड में बदलता है वो होता है प्रिंटर, ठीक है। मॉनिटर आपको पता है आउटपुट डिवाइस है, बाहर देख तो प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो ये आपका आंसर हो गया प्रिंटर। निम्नलिखित में से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर का प्रकार नहीं है। तो आपको पहले पता होना चाहिए इंपैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं। दो तरह के प्रिंटर होते हैं, एक इंपैक्ट होते हैं, एक नॉन इंपैक्ट होते हैं। इंपैक्ट में क्या होता है, एक समय में एक ही या तो कैरेक्टर प्रिंट होगा या एक ही लाइन प्रिंटर होगी। तो इसलिए उनको क्या कहते हैं, कैरेक्टर और लाइन प्रिंटर दोनों में डिवाइस कर, मतलब एक समय में क्या करेगा, केवल एक ही कैरेक्टर प्रिंट करेगा। या मतलब एक टाइम में एक ही कैरेक्टर प्रिंट करता है, एक ही लाइन प्रिंट करता है, उनको क्या कहते हैं अपन, इंपैक्ट प्रिंटर कहते हैं। तो इसके बेसिकली क्या होते हैं, इसके कई प्रकार होते हैं इंपैक्ट प्रिंटर के। जैसे आपने देखा है आपके जैसे डॉट मैट्रिक्स होता है, एक होता है डॉट मैट्रिक्स होता है, डॉट्स के रूम में मतलब एक एक कैरेक्टर्स को प्रिंट करता है, ये डॉट मैट्रिक्स होता है।
उसके बाद में आपका आता है डेजी व्हील आता है। ये बेसिकली व्यावसायिक संस्थानों में काम आता है डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है। ये हो गया, ये भी इम्पैक्ट होता है, एक समय में एक ही लाइन को प्रिंट करता है, ठीक है। उसके अलावा आपके आ जाता है ड्रम प्रिंटर आ जाता है, ये एक समय में एक लाइन को करते हैं। उसके अलावा ड्रम आ गया, तो ये सारे क्या होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार होते हैं। कौन कौन से? डॉट मैट्रिक्स होता है, डेजी व्हील होता है, और क्या होता है, ड्रम प्रिंटर होता है, ठीक है। ये किसके प्रकार होते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर के, क्योंकि ये क्या करते हैं, एक टाइम में एक ही जैसे एक ही कैरेक्टर को या एक ही लाइन को प्रिंट करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। कहाँ, अब जैसे ऑप्शन देखते हैं, प्रकार नहीं है, मतलब ये पूछना चाह रहा है कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जो एक साथ बहुत सारी चीज़ों को प्रिंट कर देता है, उन्हें नॉन इम्पैक्ट की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे कौन कौन से आगे? डॉट मैट्रिक्स है, वो आपको पता है इम्पैक्ट है, गलत। डेजी व्हील इम्पैक्ट, ड्रम प्रिंटर ये हो गया। तो ये इंक जेट प्रिंटर ये होता है ना, इंक जेट प्रिंटर ये होता है नॉन इम्पैक्ट। क्या होता है? नॉन इम्पैक्ट, मतलब एक साथ बहुत सारे कैरेक्टर्स को प्रिंट करते हैं। ये बेसिकली आपके घरों में जो काम आता है ना, वो नॉन इम्पैक्ट ये वाला ही आता है, इंक जेट प्रिंटर ही आता है। उसके अलावा थर्मल प्रिंटर आते हैं, आपने देखा, लेज़र प्रिंटर आते हैं, वो सभी नॉन इम्पैक्ट के पार्ट होते हैं। कौन कौन से? जैसे थर्मल हो गया, थर्मल जो आप एटीएम में आप देखते हो ना, जो आपको रसीद आती है, तो वो इसी थर्मल से आता है, वो क्या गर्म करता है हीट के कारण, फिर वो निकालता है, ठीक है। उसके अलावा लेजर आ जाता है, तो ये याद कर लेना, ये अच्छे से, ये 100% क्वेश्चन आएगा, 100%, क्योंकि प्रिंटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कंप्यूटर में, तो इसलिए हर बार आते हैं, तो इस बार भी 100% आएंगे। तो आपको मोटी मोटी बात मैं दोबारा रिवाइज करा दूं। जैसे आपने पढ़ा क्या होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, जो एक टाइम में एक ही कैरेक्टर या एक ही लाइन को प्रिंट करते हैं। नॉन इम्पैक्ट, जो एक साथ एक समय में बहुत सारी लाइन्स और कैरेक्टर को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अपन ने बात की कि इम्पैक्ट के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो इम्पैक्ट के प्रकार में आपने देखा कि कौन कौन से, जैसे ड्रम आ गया, डेजी व्हील आ गया, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, जैसे ड्रम आ गया, डेजी व्हील आ गया, डॉट मैट्रिक्स आ गया, मतलब डॉट मतलब एक समय में डॉट कर रहा है, एक ही डॉट को प्रिंट कर रहा है, तो डॉट मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। डेजी व्हील आ गया, ठीक है। उसके अलावा ड्रम आ गया। तो ये तो तीन क्या हो गए आपके, इसके प्रकार हो गए, किसके? इम्पैक्ट के। और नॉन इम्पैक्ट में बात करी, कौन कौन से आ गए? जैसे इंक जेट प्रिंटर आ गया, ठीक है। आपके घरों में कई बार आप देखो, बाहर जो सरकारी कार्यालयों में लगे रहते हैं, ये रहते हैं इंक जेट ही रहते हैं। उनको जैसे इंक भर जाती है, उसमें इंक को डाला जाता है, आपने बेसिकली देखा हो तो उसके अंदर, तो वो इंक की फॉर्मेशन में करता है, तो वो इंक जेट आ गया, थर्मल आ गया, ठीक है, लेजर आ गया। तो ये सारे क्या हो गए आपके, नॉन इम्पैक्ट हो गए। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? मतलब ये क्या पूछना चाह रहा है आपसे, इम्पैक्ट प्रिंटर पूछना चाह रहा है, ठीक है। मैंने बताया था एक टाइम में एक कैरेक्टर को प्रिंट करेगा। आपको मैंने बताया इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट होता है, जो घरों में काम आता है। लेजर प्रिंटर है, वो लेजर की फॉर्मेशन में प्रिंट करता है चीज़ों को, ठीक है। उसके अलावा थर्मल मैंने बताया एटीएम मशीन में काम आता है। तो ये तीनों तो क्या थे आपके, नॉन इम्पैक्ट। ये होता है चेन प्रिंटर, ये क्या करता है, एक टाइम में एक लाइन को प्रिंट करता है, ये होता है चेन प्रिंटर। तो ये किसका पार्ट है, एक टाइम में एक लाइन को कर रहा है, तो क्या हो जाएगा ये, इम्पैक्ट प्रिंटर। तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर। समझो, रटो मत, ठीक है। तो ये हो गया आपका, एग्जाम नजदीक है। प्रिंटर का मापन किया जाता है। प्रिंटर बेसिकली क्या होता है, डॉट्स प्रति इंच में मापन करता है, डीपीआई। डीपीआई याद कर लो, डीपीआई डॉट्स प्रति इंच, या इंच प्रति डॉट्स भी आ सकता है, ठीक है। क्या आ सकता है, डॉट्स प्रति इंच। तो आपको इंच याद रखना है। प्रिंटर किस में मापन करता है, इंच में। कितने इंच में, डॉट प्रति इंच में। किस में करता है, डॉट प्रति इंच में। याद रख लेना, ये 100% पूछा जा, पिछली बार भी पूछा है, डॉट्स प्रति इंच में,
मीटर फीटर नहीं है, इंच में। अस्थायी उपयोग के लिए डेटा किस मेमोरी में स्टोर होता है? डेटा बेसिकली है ना, ये अपने कैश मेमोरी में स्टोर होता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये डेटा कंप्यूटर की एक्सेस स्पीड है ना, उसको बढ़ाने के लिए क्या होता है, आपको पता है कैश मेमोरी होती है, ठीक है। जो डेटा ज़्यादा से ज़्यादा मूव हो, जल्दी से जल्दी काम हो, स्पीड इससे ही बढ़ती है कैश मेमोरी से। ये एक तरह से सेमीकंडक्टर होती है, सेमीकंडक्टर होती है। इससे क्या होती है, डेटा एक्सेस है ना, उसकी स्पीड बढ़ती है इससे। ये होती है कैश मेमोरी। एक तरह से क्या होती है, ये टेम्परेरी होती है, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बताया वॉलेटाइल श्रेणी में होती है, जैसे ही लाइट गई फ्लश। तो ये होता है, इसमें अस्थायी उपयोग के लिए डेटा किस मेमोरी में स्टोर होता है, कैश मेमोरी में। उसके बाद आता है VLSI तकनीक का प्रयोग कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में? मैंने बताया था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। किसमें था VLSI? चौथी पीढ़ी में। 5वीं में तो फिर क्या आ गए थे? पहली में क्या थे आपके? वैक्यूम ट्यूब, अभी पढ़ा है। दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में IC, चौथी में आपकी VLSI और माइक्रो प्रोसेसर। इसमें आंसर क्या है? चौथी पीढ़ी, ठीक है। फिर आ जाता है ENIAC की फुल फॉर्म। ये क्या थे? एक प्रकार की जो पहले पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे ना, बड़े बड़े आकार में होते थे, कमरे के आकार के होते थे, स्पीड भी बहुत स्लो होती थी। उसमें एक प्रकार था ENIC, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक। देखो मैं बताऊं, इलेक्ट्रॉनिक, N से न्यूमेरिकल, I से इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्या काम है? इलेक्ट्रॉनिक, N से न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। याद रख लेना, आ सकता है, पिछली बार नहीं आया तो इस बार 100% आ सकता है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर थे ये? पहली पीढ़ी के। किसने की थी इसकी? जॉन मैकेरी नाम के थे कोई, जॉन मैकेरी, उन्होंने खोज की थी इसकी, ENIC की, इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। उस समय क्या होता था, न्यूमेरिकल ही चलते थे, छोटे मोटे न्यूमेरिकल, जोड़ जाड़ हो जाए, ये सब भी होता था, ज्यादा काम नहीं होता था उस टाइम के कंप्यूटर में। आकार बड़े, वो था, वो कहावत नहीं है क्या, नाम बड़े और दर्शन छोटे, वही बात थी। बहुत बड़े बड़े थे भाई, काम छोटे थे इनके। उसके बाद में क्या कहता है, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में सर्वप्रथम हुआ? कौन सी में मैंने बता दिया, 3-4 बार बता दिया। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में सिलिकॉन की बनी होती थी ये जो IC होती थी, ठीक है। उसके बाद में पूछा है GUI की फुल फॉर्म, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता था कि पहले के जो कंप्यूटर होते थे ना, उनमें क्या होता था, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कैरेक्टर लाइन इंटरफेस के नाम से बोला जाता है उसको बेसिकली। तो पहले क्या होता था, केवल कंप्यूटर है ना, आज के समय ग्राफिक्स, मतलब ग्राफिक्स में जैसे मान लो यही जैसे स्क्रीन है, आपको देखा है कई बार, जैसे आपकी एप्लीकेशन है तो ऐसे डेस्कटॉप पे जैसे आपको दिखने लग जाता है आइकन, ये पेंट का है, ये उसका है, या ये कोई फाइल है जो आपके नाम से ही है, न्यू के नाम से है, ये सारे आपको ग्राफिक्स के रूप में दिख रहे हैं, मतलब दिख रहे हैं आपको एक डिस्प्ले के अच्छे रूप में दिख रहे हैं ना आपको। ग्राफिक्स मतलब जैसे कोई चित्र के रूप में दिख रहे हैं या इस तरह से दिख रहे हैं। तो ये काम क्या हुआ, ये तो अब रिसेंटली वाले इस फॉर्म में आने लग गए थे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इनका वैसे आविष्कार किसने किया था? एक जेरोक्स है ना, आज जो आपकी जो मशीन चलती है जेरोक्स, उस कंपनी ने किया था GUI का, ठीक है। तो अब आपको बताइए क्या क्या हो सकते हैं ये, जैसे आपके कई तरह के हो सकते हैं, जैसे आपके ग्राफ हो सकते हैं, आपकी डिजाइन हो सकती है, ठीक है, और जैसे आपकी कोई टेबल बनी हुई है तो वो हो सकती है, कोई आपकी एप्लीकेशन बनी हुई है तो वो हो सकता है, या कोई आपके आइकन है वो है,
तो ये सारे इसी में आते हैं, ठीक है। पहले मैंने बताया था, पहले क्या होता था, कैरेक्टर के रूप में चलते थे। तो इसमें पहला आंसर तो देख लो, ये हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यूजफुल मत कर लेना, यूजर के लिए ही है, ठीक है। पहले चलते थे कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसमें क्या होता था, जैसे डायरेक्ट ऑप्शन दे देते थे, जैसे आपने मैक ओएस में क्या आइकन ना दिखे ऐसे हो जाता है। जैसे कॉपी के लिए मान लो सीपी हो गया, मूव के लिए जैसे एमवी हो गया, ठीक है। डायरेक्टरी के लिए मान लो जैसे आईएस हो गया। तो ये छोटे से शॉर्ट फॉर्म में लिखते थे, आपको दिखता कुछ नहीं था वैसा, बेसिक आपको टाइप ही करना पड़ता था सारी चीज़ें। आज तो क्या आप कर्सर लेके क्लिक मार दिया तो वो ग्राफिक्स के रूप में हो गया, पहले कैरेक्टर के रूप में होता था। ये होता था पहले वाले कंप्यूटर में, ठीक है। तो ये याद रख लेना। एसएमपीएस की फुल फॉर्म स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, पिछली बार भी पूछा है। क्या है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। कुल मिला के पावर सप्लाई के लिए मोड, ठीक है, ये होता है, ठीक है। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई याद रख लेना, क्या करने के लिए? पावर को सप्लाई करने के लिए काम में आता है एसएमपीएस, ठीक है। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई क्या है? स्विच, अब पावर है, पावर कैसे जाएगी? तो स्विच दबाओगे जब भी तो जाएगी। तो स्विच का तो मोड है और पावर चली गई, तो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ठीक है, याद रख लेना है फुल फॉर्म। उसके बाद में यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या होता है? जैसे आपने देखा है, आप जो कंप्यूटर चला रहे हो तो ऊपर जो बार होती है ना, टास्क बार के ऊपर, तो वहाँ क्या ऐसे लिखा है www. जो भी है, मान लो yahoo.com लिखा है, www. कुछ भी नाम है, तो वो जो ऊपर वाली जो बार होता है ना, वो क्या बताता है? उसका एड्रेस बताता है, उसका पर्टिकुलर, ठीक है, कि भाई ये इंटरनेट है तो इसका क्या एड्रेस है पर्टिकुलर। तो ये कुल मिला के यूआरएल क्या करता है? उस रिसोर्स का एड्रेस बताता है, उसका लोकेशन बताता है एक तरह से। तो क्या हो गया उसका एड्रेस, तो उसको क्या कहते हैं? यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसे मैं आपको बताऊं, आपने कई बार देखा होगा, ये होता है HTTP, ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये तो होता है प्रोटोकॉल। ये आपका जैसे वेब पेज है, www. वर्ल्ड वाइड वेब, जैसे हो गया yahoo.com, ठीक है। तो ये आपका एड्रेस हो गया पर्टिकुलर, जो आपने जो भी नाम बताया है उसका, ठीक है। तो ये जो पूरी चीज होती है ना, उसको यूआरएल कहा जाता है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर याद रख लेना। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, लोडर फोल्डर नहीं होता। क्या होता है? लोकेटर, मतलब लोकेशन बता रहा है उसकी, उस रिसोर्स की लोकेशन बता रहा है। तो क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। पिछली बार पूछा है, पूछा जा सकता है दोबारा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर के क्या एक सीमित क्वेश्चन है, उनसे आगे दायरा है नहीं। या तो फिर आप बहुत ही आगे एडवांस में पूछो तो एक अलग बात है, वो लैंग्वेज पे बात करो तो वो आपके है नहीं, नॉर्मल कंप्यूटर आएगा, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा विकल्प सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? पहले आपको पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर में कौन कौन से, दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं बेसिकली। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम से नाम पता चल रहा है, जो कंप्यूटर है ना, जो सीपीयू है, उसके लिए जो यूजफुल होता है ना सिस्टम के लिए, वो तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन होता है जो मैं, जैसे आज मैं हूँ यूज़र हूँ, जो मेरे लिए यूजफुल होता है। जैसे मान लो अपने जैसे क्या काम, जैसे मेरे को पेंट करना है तो पेंट वाला जो एप्लीकेशन है तो वो मेरे लिए एप्लीकेशन हो गई। और जैसे मेरे को कोई डिज़ाइन करनी है या कोई पीपीटी प्रेजेंटेशन करना है तो वो सब तो क्या होते हैं? एप्लीकेशन में। और सिस्टम जो मतलब कंप्यूटर के लिए यूज़फुल होता है, उसके बिना मतलब कंप्यूटर एक्सेस ही नहीं कर पाता, चल ही नहीं पाता, तो उन सबको किस में रखा जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर में। ये कौन कौन से होते हैं? ये बेसिकली होते हैं जैसे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको होता है कंप्यूटर और यूज़र को जोड़ने के लिए जो एक तरह से होता है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही काम करता है, ठीक है। तो वो भी क्या हो गया? सिस्टम कैसे चलेगा? इसके बिना चलेगा नहीं, तो वो भी क्या हो जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया जैसे आपके। और जैसे सर्वर है जिन पे डेटा स्टोर्स होते हैं, वहाँ एक्सेस होते हैं सारे डेटा, तो ये भी कंप्यूटर के लिए हो गया। उसके बाद अपन बात करें जैसे आपके डिवाइस ड्राइवर होते हैं, डिवाइस ड्राइवर ये आ गए।
उसके अलावा जैसे यूटिलिटीज़ होती है, ठीक है, यूटिलिटीज़ के नाम से पता चल रहा है जैसे जो सहायता करते हैं, ठीक है, किनकी, कंप्यूटर की बेसिकली। तो वो सर्विस यूटिलिटीज़ जैसे आती है, यूटिलिटीज़ बोलते हैं उनको। तो ये चीज़ें क्या होती है, ये चीज़ें होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। एप्लीकेशन में मैंने क्या बताया, एप्लीकेशन में जैसे मान लो आपके कोई जैसे वेब ब्राउज़र है, सर्च इंजन है, वेब ब्राउज़र है, जैसे वेब मतलब वेबसाइट को चलाने वाला कौन कौन चलाते हैं, जो आपकी कौन कौन से हो गई वेब ब्राउज़र, आपने देखा क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा है, ये सब क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वेब ब्राउज़र होती है। उसके अलावा आपके जैसे कोई सर्च इंजन है, वो भी आपके काम का ही है, जिसमें आप चीज़ों को सर्च करते हो। उसके अलावा जैसे पेंट है, या कोई डेस्कटॉप पे कोई आपका एप्लीकेशन है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सब आती है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट, ठीक है। तो ये होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और ये होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो अब देखो इसमें बोल रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। विंडोज 10 आपको पता है क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। कब बना था ये, कब, ये आपके 29 जुलाई 2015 को लॉन्च हुआ था। कब हुआ था, याद रख लेना ये डेट, 29 जुलाई 2015 को विंडोज 10 लॉन्च हुआ था, ठीक है। सर्वर मैंने बताया होता है, डिवाइस ड्राइवर मैंने बताया ये भी होता है। तो क्या है, वेब ब्राउजर क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये आंसर हो गया, ठीक है, पूछा गया है ये सर लास्ट टाइम। उसके बाद में इन्होंने बोला है कि ISP, नाम से पता चल रहा है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो भी आप इंटरनेट से जुड़ी सर्विसेज ले रहे हो ना, वो इसी के माध्यम से होता है, ठीक है। किसके माध्यम से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मतलब इंटरनेट से जुड़ी सेवाएं देने वाला ISP होता है। क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सर्वर नहीं, गलत, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये हो गया। क्या होता है ISP, इंटरनेट से जुड़ी सर्विस लिए कौन देगा आपको, ISP देगा। क्या, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये डायरेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद में है, निम्न में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आपको पता यूनिक्स आता है, ये सारे इस पे ही काम करते थे। तो लाइनेक्स तो है ऑपरेटिंग सिस्टम, कैरेक्टर बेस्ड है। विंडोज 10 है ऑपरेटिंग सिस्टम, और एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड बेस्ड है। ओपेरा ये क्या है, एक सर्च इंजन है। सॉरी, ओपेरा क्या है, ओपेरा एक वेब ब्राउजर है। आपको पता है, आपने देखा ओपेरा मिनी आता है। तो ओपेरा क्या है, उसके बाद आ जाता है ओपेरा। ओपेरा क्या है, ओपेरा आपका वेब ब्राउजर है। मतलब वेबसाइट को चलाने वाला वेब ब्राउजर कौन कौन सा है, ओपेरा। तो इसमें पूछा क्या है इसने, निम्न में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो नहीं है कौन सा है, ये रहा। ये बाकी सब क्या हो गए, ठीक है, बाकी सब तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। ये क्या है, वेब ब्राउजर है, तो ओपेरा नहीं है, ठीक है। और कौन कौन से वेब ब्राउजर है मैंने बताया था, और बताओ, मोजिला फायरफॉक्स होता है, वेब ब्राउजर होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, ठीक है। उसके अलावा गूगल क्रोम होता है, जो आप बेसिकली सभी यूज करते हो। अगला क्वेश्चन क्या है, MS वर्ड में कट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मैं बता दूं, इसमें जैसे इसने बोला Ctrl+C, इसका काम होता है C कॉपी करने के लिए। कुछ भी डेटा है उसको कॉपी करना है तो Ctrl और C दबाते हैं एक साथ, ठीक है। और आता है आपके Z, ये किसके लिए होता है,
ये होता है अंडू के लिए। जैसे मान लो पूर्व में आप कोई चेंजेस करें, ठीक है, उसको दोबारा करना है ना, तो ये अंडू होता है। पूर्ववत वाली जो चीजें जो उसको दोबारा करना हो तो क्या होता है, अंडू। अंडू क्या होता है, कंट्रोल और जेड। कंट्रोल वाई होता है रीडू। ठीक है, ये अंडू का उल्टा। जैसे आपने कोई अंडू में तो जैसे आपको पुराने वाले पे जाना है, अब आपको जो अब जैसे नया है ना उस पे वापस जाना है, तो ये कंट्रोल और वाई दबा दो, उस पे चले जाओगे आप। ठीक है, तो ये चेंजेस होते हैं अंडू और, पिछली बार पूछा भी गया अंडू का तो। ठीक है, वाई हो गया रीडू। अब ये होता है कंट्रोल और एक्स। ये क्या काम करता है, ये कट करता है। कंट्रोल और एक्स, एक्स मतलब काट दिया। क्रॉस कैसे लगता है, ऐसे ही तो लगता है, तो कट के लिए क्या हो जाएगा, ये कट। उसके अलावा और होता है, जैसे कंट्रोल और प्लस वी होता है। ये किसके लिए होता है, ये पेस्ट के लिए होता है। जैसे आपने कहीं से कोई चीज कॉपी करी कंट्रोल सी से, कहीं और ले जानी है तो वो किससे करोगे, आपके कंट्रोल वी। वी होता है पेस्ट के लिए। उसके अलावा प्रिंट के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस पी। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, पी मतलब प्रिंट, पी मतलब प्रिंट, ना कि पेस्ट। डायरेक्ट जैसे आपको कोई एमएस वर्ड में कोई फाइल खुली है, आपको डायरेक्ट जैसे आपको प्रिंट करनी है तो कंट्रोल और पी दबा दो, तो वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई। ठीक है, ये शॉर्टकट कीज है, पूछते हैं 100% पूछते हैं, रट्टा मार लो इन पे। तो मेरी मानो तो एग्ज़ाम से पहले ना, क्योंकि आपको पता है इस एग्ज़ाम के लिए ना कंप्यूटर विषय का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, क्योंकि देख लो आप कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 150 में से 30 क्वेश्चन इसी से आएंगे। अच्छा खासा वेटेज है। कोई नहीं, थोड़ा सा 1-2 दिन उसको अच्छे से दे दो ना, तो आपका काम हो जाएगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, एक बार हो सके तो एमएस वर्ड और एक्सेल है ना, एक बार चला के देख लेना आप, ये बेसिकली किस किस तरह से काम कर रहा है। 1-2 घंटे करोगे, आपको रिकॉल हो जाएगी चीज़ें। तो इसमें ये आ गया ऑप्शन पहला। ठीक है, अगला पूछा है कि कंप्यूटर में रिफ्रेश करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। मैं बता दूं, रिफ्रेश के लिए बेसिकली क्या होता है, F5 का प्रयोग करते हैं। ऊपर जैसे लगे रहते हैं ना 12 तक, F1 F2 F3। इसमें जो आपकी F12 होती है ना, ये आपकी होती है। जैसे आप कई बार अभी देख दबाना, आप कंप्यूटर है तो घर पे, तो वो क्या करती है, सेव एज करती है फाइल को। जैसे ऑलरेडी सेव है, उसको और करनी है सेव, तो सेव एज F12 दबा दो डायरेक्ट, तो आपकी सेव एज हो जाती है। ठीक है, F7 होता है, ये बेसिकली आपको जैसे स्पेलिंग है ना, वो चेक करने के लिए, कोई मिस्टेक है तो उसको चेक करने के लिए। ये काम होता है इनका। ठीक है, इसके अलावा F11 होती है, जैसे आपने कोई इंटरनेट पे पेज खोला हुआ है, उसको बड़ा करना है ना फुल स्क्रीन, तो फुल स्क्रीन करने के लिए ये होती है F11। ये मेन ये कीज होती है, याद कर लेना आप। ठीक है, कौन कौन सी, F11 से तो क्या हो जाएगा, जैसे कोई पेज है इंटरनेट पे आप चला रहे हो, उसको बड़ा करना है तो क्या दबा दोगे, F11। सेव एज करना है आपको तो F12 दबा दोगे। F5 से क्या हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाता है। F7 से कोई मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो वो चेक हो जाती है। तो ये मेन ये काम है। तो ये कीज एक बार देख लेना। मैंने इंपॉर्टेंट तो ये 4-5 ही है, मेन यही है। पिछली बार आए क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा, 1-2 ये तो डायरेक्ट है। ये आया है तीसरा, ये वाला जैसे मैंने बताया ये नया है, तो ये देख लो। समय का अभाव कम है, इसलिए अपन जल्दी चल रहे हैं। एमएस वर्ड में एक तालिका में, कोई एक टेबल में एक सेल को विभिन्न सेलों में विभाजित करने के लिए कौन से विकल्प का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक सेल को औरों में स्प्लिट करना है, तोड़ना है। इंग्लिश में तोड़ने को स्प्लिट बोला जाता है, स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट करने के लिए किसका आ जाएगा, स्प्लिट सेल का। यही मर्ज सेल की बात करें तो जब जोड़ना है, मर्जिंग मतलब जोड़ना है। जब सेल्स को जोड़ना है तो इसका काम आ जाएगा, तोड़ना है तो इसका काम आ जाएगा स्प्लिट सेल का। वाटर मार्क क्या होती है, ये एक तरह से हिडन टेक्स्ट होते हैं ना, या जिसे घोस्ट कह सकते हैं। घोस्ट क्या होता है, भूत, छुपा हुआ रहता है। घोस्ट टेक्स्ट जो दिखता नहीं है,
पीछे से हल्का 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 दिखता रहता है, मतलब पारदर्शी रूप में, उसके लिए वाटर मार्क होता है एमएस वर्ड में। जैसे आपने देखा होगा, आप जैसे कोई किसी एग्जाम, जैसे कोई भी आप बात करें, जैसे कोई ये लाइन है आपकी यहाँ पे, ठीक है, तो आपने देखा कोई कोचिंग संस्थान वाला होता है, पीछे कुछ अपने नाम लिखा रहता है, वो छोटा 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 लिखा रहता है, तो वाटर मार्क से होता है। क्या होता है, जैसे मान लो कुछ लिखा है ENVZ, जैसे कुछ भी लिखा है, ये हिडन मतलब छोटा छोटा लाइट लाइट सा दिख रहा है पारदर्शी रूप से, तो वो होता है। जैसे ये ए है, जैसे तो ए है मान लो, तो ये क्या है, लाइट लाइट सा दिख रहा है। जैसे ये बहुत लाइट सा दिख रहा है, ये मेन, तो कुल मिला क्या है, घोस्ट है, छुपा हुआ है। छुपा हुआ टेक्स्ट किसके माध्यम से आप करते हो, वाटर मार्क से, ठीक। जैसे ऑप्शन तो इसका क्या होगा, स्प्लिट सेल आंसर है, बाकी वाटर मार्क हो गया, ठीक। ये सारी चीजें हो गई। बेंडेड कॉलम्स क्या होती है, बेंडेड में क्या होता है, जैसे आपको बेंडेड में क्या है, जैसे ये कोई दो है टेबल मान लो आप, ठीक है, सब सेम लिखा हुआ है, लिखा हुआ सब सेम है, जैसे ABCD। बेंडेड में क्या होगा, फॉर्मेट किए बिना, मतलब ये चेंज हो जाती है इसकी डिजाइन। अभी देखो, जैसे ये ABC है ना, आप इसका कलर ही बदल दोगे, जैसे ये ABC ऐसा दिखने लग जाएगा। ये काम होता है, मतलब फॉर्मेटिंग चेंज हो जाती है इसमें। बेंडेड कॉलम में क्या हो जाती है, इस कॉलम की फॉर्मेटिंग चेंज हो जाती है, जैसे ये इस कलर में दिखने लग जाएगा, ये चेंजेस आते हैं इसमें बेंडेड कॉलम में। तो ये पूछा जाता है, सर पिछली बार भी पूछा है आपसे डायरेक्ट ही, तो याद रख लेना। स्प्लिट सेल का काम तोड़ना, स्प्लिट करना, तोड़ना, ठीक है। मर्ज का मतलब जोड़ना, जब एक दो सेल्स को एक साथ जोड़ा जाता है मर्जिंग में। वाटर मार्क मतलब किसी पे पानी छिड़क देते हो तो क्या हो जाती है, धुंधली धुंधली सी हो जाती है ना, तो मतलब एक तरह से जो कोई घोस्ट टेक्स्ट है, जो दिख नहीं रहा, छुपा हुआ है, दिख रहा है लेकिन हल्का हल्का दिख रहा है, पारदर्शी हल्का हल्का, तो वाटर मार्क, वाटर टेप डाल दिया उस पर। बेंडेड कॉलम में जोड़ दिया उनको, ठीक है। बेंडेड में कलर चेंज बिना फॉर्मेट करने के बाद, ठीक है। निम्न में से कौन सा विकल्प वेब ब्राउजर नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले तो वेब ब्राउजर कौन कौन से है, तो अब बताऊं, जैसे ये कौन सा है, मोजिला है, ओपेरा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, याहू क्या है, ये सर्च इंजन है। सर्च इंजन मतलब कुछ भी टाइप करा, जैसे मैं कई बार, जैसे कोई नया फॉर्म आया तो अपने वो नाम डाला कि भाई कुछ भी फॉर्म का, तो किस में डालते हैं, सर्च इंजन में तो डालते। सर्च मतलब ढूंढता है वो चीज़ों को, एक्सेस करता है, ठीक है। तो ये सर्च इंजन याहू हो गया आपका। और कौन से आगे, जैसे आपने देखा हो तो google.com है, ये भी एक सर्च इंजन है। बिंग है, कौन सा, bing.com, चाइना का है बिंग। तो ये सारे क्या है, सर्च इंजन। ये क्या है, वेब ब्राउजर, ये ऑप्शन है इसमें। और जैसे गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये वेब ब्राउजर है, और ये सर्च इंजन है। ये याद कर लेना अच्छे से। उसके बाद में पूछ रहा है कि ऑनलाइन स्रोतों से जब किसी डेटा को अपने कंप्यूटर पर स्टोर किया जाता है तो क्या कहते हैं। जैसे मान लो कोई मूवी है, कोई वीडियो है, ऑनलाइन है, उसको मेरे को लेना है, तो क्या करता हूँ, बोलते हैं डाउनलोड करना है, तो क्या होती है वो, डाउनलोडिंग। उसी को मान लो मेरे को कोई डेटा है, उसको चढ़ाना है, जैसे यूट्यूब पे चढ़ाना है, कहीं चढ़ाना है, तो वो क्या होता है, अपलोड। तो वो क्या होती है, अपलोडिंग होती है। सर्चिंग में कुछ ढूंढता हूँ, बफरिंग जब एक्सेस होता है, ठीक है, तो डाउनलोडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाउनलोडिंग। उसके बाद में पूछा है ईपी रोम, ये क्या होते हैं, जो रोम आपने पढ़ा, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, उसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे पहला होता है प्री रोम, पी रोम होता है, पी का मतलब प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। फिर उसके बाद में क्या हुआ, ईपी रोम आया। इसमें क्या कर सकते थे, पी रोम के अंदर, इस रोम में आप डेटा को इरेज नहीं कर सकते थे, ठीक है। ईपी रोम आया ना, तो इसमें क्या कर सकते थे, अब आप इरेज कर सकते, इरेजेबल। पी वही प्रोग्रामेबल,
रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल, उसके बाद में क्या गया, ई पी रोम आ गया। इसमें क्या कर सकते थे, इसमें इरेज कर सकते थे, ठीक है। फिर अंतिम आया था आपके इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। क्या था पहला, देखो रोम अलग अलग आए, जैसे रोम के प्रकार, रीड ओनली मेमोरी। पहला क्या था, पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, उसमें क्या डेटा को इरेज नहीं किया जा सकता था। फिर क्या बात आई कि बोल इरेज नहीं करे तो कुछ तो करो, मिटाओ तो सही उसको, कुछ तो चेंजेस कर सकें। बोल ठीक है साहब, ई पी रोम ला देते हैं। ई का मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी आ गई। बोले ठीक है, उसमें एक प्रॉब्लम थी, तो बोले उसको इलेक्ट्रिकली रूप से कुछ चेंजेस किया जा सकता है। बोला हाँ, तो बोला आप ई पी रोम ला देते हैं, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी आ गया। तो पिछली बार आपसे पूछा था उसकी फुल फॉर्म ई पी रोम की क्या थी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी था उसका। ये मैंने क्वेश्चन पूछा है ईपी रोम, जो इससे पहले वाला था क्या था, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये तो ईपी रोम का पार्ट था, ई पी रोम होता है, ये भी गलत है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल आएगा उसमें, ठीक है। तो ये आप याद कर लेना, ईपी रोम की फुल फॉर्म क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। मतलब पहले तो प्रोग्राम बने, फिर उसके बाद में इरेज हुए, फिर उसको इलेक्ट्रिकली इरेज हुए, तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, वो तो हो गया सबसे बड़ा, ईपी रोम हो गया। मैंने केवल ईपी रोम पूछा है तो ये हो जाएगा, ठीक है, याद कर लेना ये अच्छे से। पिछली बार पूछा है तो इस बार ये पूछा जा सकता है। बाइट्स के रूप में 5 MB कैश मेमोरी किसके समतुल्य है? भाई आपको पता होना चाहिए क्या क्या होते हैं। सबसे पहले बाइट्स होते हैं, ठीक है। फिर आपको पता है किलोबाइट्स होते हैं, फिर मेगाबाइट्स होते हैं, फिर गीगाबाइट्स होते हैं, फिर टेराबाइट्स होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए क्या क्या होते हैं। अब ये क्या होते हैं, जैसे ही आगे बढ़ते हैं ना, तो इनमें क्या होता है, लगभग 1024 का आप मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो वो आगे वाला फॉर्म आ जाता है, ठीक है। तो अपन बात करेंगे 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं, तो अपन कह देंगे 1024 बाइट्स होते हैं साहब, ठीक है। और मैं बात करूं भाई 1 MB में कितने होते हैं, तो 1 MB में भाई साहब 1024 इंटू 1024 बाइट्स होते हैं। ये होता है एक तरह से, ये इस तरह से इस फॉर्मेशन में बढ़ता है ये, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करते रहो इनको। तो अब देखो आप, मैंने बोला 5 MB, तो 5 तो आ गया, मान लो 5 आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, MB में बदलना है, तो तेरे को आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बाइट्स को KB में बदलना होगा। KB के बाद में फिर MB आएगा, तो ये आपका क्या हुआ, KB में, और ये फिर MB में। तो ये क्या हो गया, 5 इंटू ये यही मैं बोलता 5 KB में बताओ, तो 5 KB फिर ये आता। यही मैं बोलता कि 5 MB GB में बताओ, तो ये आता ऐसे, ठीक है। और मैं बोलता TB में बताओ, तो ये आता। तो ये है, तो आपके क्या आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा। मतलब 1024 से मल्टीप्लाई करते रहो। अगले ने बोला KB में, तो आपको सीधा सा बाइट्स है, 1024 से मल्टीप्लाई कर दो, KB आ जाएगा। MB बोला है, बाइट्स को MB में बदलना है। कई बार अब जरूरी है इस बार KB MB बोले, मतलब इस बार बोल दे भाई किलो बाइट्स को आपको गीगाबाइट्स में बदलना है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक एक स्टेप आगे होते हैं, ये मल्टीप्लाई करते रहो। से बाइट्स है तो 1024 से मल्टीप्लाई करोगे KB आ जाएगा, और 1024 से करोगे MB आ जाएगा, और 1024 से करोगे GB आ जाएगा। ऐसे होता है, ठीक है। तो ये आंसर है सही। उसके बाद में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सर्च इंजन नहीं है। तो मैंने कई बार बता दिया सर्च इंजन कौन कौन से हैं, जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया। ओपेरा क्या है आपका, वेब ब्राउजर, ओपेरा है, फायरफॉक्स है ये। थैंक यू दोस्तों, आई होप अच्छे से अच्छा करके आना पेपर,
और भी किसी प्रकार के आपको कंप्यूटर से जुड़ी चीज़ें जुड़ती मिलती है तो इस समय तो मेरा मानना है आप उस पर पूरा फोकस लगा दो, पक्का सफलता मिलेगी। यदि आप कंप्यूटर, रीजनिंग और इंडिया वाला पोर्शन अच्छे से करके आओगे ना तो आप पक्का सफल होगे 100%। और मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से पेपर करना, किसी प्रकार की टेंशन मत लेना, और पहली बार में जो ऑप्शन आपको क्लिक हो बिना सोचे उसको कर देना। थैंक यू।